फिजिक्स BEP क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो देखो वर्क, पावर एंड एनर्जी क्या बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम वर्क से शुरुआत करेंगे। वर्क क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज़ अ वर्क। तो वर्क कब कहोगे कि वर्क हो रहा है? बताओ। देखो, किसी बॉडी पर फोर्स लगा के फोर्स की डायरेक्शन में जब हम उसे डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए। या दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स भी हम उसी डायरेक्शन में लेंगे। अगर उसके अपोजिट चल रहा है सिस्टम तो हम नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। समझ में आया? कैसे? इसको ज़रा देखो। तो पहले वर्क डन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन if a body displaced in the direction of force, direction of applied force, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है, ना कि डिस्टेंस की बात करी गई है। सही है? तो जैसे सपोज करो ये एक बॉडी है हमारी और इस पर हमने F फोर्स लगाया। क्या फोर्स लगाया? F। और F फोर्स लगा के हमने इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया और हमने कहा ये बॉडी यहाँ से यहाँ डी डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाता है। तो हमारा जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा? F इंटू डी। क्या हो जाएगा? F इंटू। अब यहाँ से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर रहे हैं, ना कि डिस्टेंस को काउंट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से यहाँ घुमाएं और घुमा के ला के फिर यहाँ रखें तब भी वर्क हमारा कितना बोला जाएगा? F इंटू। समझ में आया? यहाँ पर जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं ये दो तरह का होता है। ये फोर्स पर डिपेंड करता है कि आपका फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वो पाथ पर डिपेंड करेगा। कैसे? हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है? बैक साइड में। तो वर्क तो फ्रिक्शन द्वारा भी हो रहा है कुछ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस वो नेगेटिव वर्क डन है। कैसा है? नेगेटिव। तो जब हम यहाँ से यहाँ लेके गए बॉडी को तो हमने कहा फ्रिक्शन वाला वर्क डन ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऑल टाइम काम करता रहा इस पर। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा किया गया काम बॉडी में स्टोर हो जाए किसी एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आया? ये एक पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा तुम्हें। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन बॉडी में स्टोर नहीं होता है, वो पाथ पर डिपेंड करता है पूरी तरह से। समझ में आया? तो इसको ज़रा देख लेना कैसे। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस में ही इस तरह से डी डिस्प्लेस हो, लेकिन जो हमने फोर्स लगाया है वो फोर्स इस तरह सा ना हो के इस तरह से हो। F जो हमारा लग रहा है वो थीटा एंगल पर लग रहा है। कितने एंगल पे लग रहा है? थीटा एंगल पे। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो पहला कंपोनेंट हो जाएगा एक इस डायरेक्शन में कितना? F cos थीटा, F cos थीटा जो अपने x डायरेक्शन में है, और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? F sin। अब सोचो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? x डायरेक्शन में। तो क्या इसमें F sin थीटा का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, जो क्या हो जाएगा? d इंटू एफ कॉस थीटा। सही है? तो अगर हम वर्क डन को निकाल रहे हैं कॉस थीटा, कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा? ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कॉस किस में आता है? डॉट प्रोडक्ट में। यानी वर्क डन हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी? सो वर्क डन इज अ
इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, और इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। तो अगर हम 1 जूल को डिफाइन करें, 1 जूल, तो क्या होगा? अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉडी को 1 मीटर तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कितना होगा? 1 जूल। इफ 1 न्यूटन ऑफ force is applied on a body to displace it up to 1 meter, then the work done is said वन जूल। कितना कहेंगे इसको? 1 जूल। क्लियर है? तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 जूल। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा ये थीटा एंगल पर डिपेंड करता है, और कॉस थीटा 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। तो जब तक हमारा एंगल 0 से लेके 90 के बीच में रहेगा, तब तक हमारा कॉस कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो वर्क डन भी कैसा होगा? पॉजिटिव। सही है? कैसे? जब तक ये बॉडी है और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो यहाँ तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? यानी 90 डिग्री के बीच तक रहेगा। कौन से एंगल है ये सारे? 90 से छोटे वाले क्या बोलते हैं इनको? एक्यूट एंगल। और इससे बड़े वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है? जब तक एक्यूट एंगल में रहेगा तब तक हमारा पॉजिटिव रहेगा वर्क डन। कैसे? क्योंकि कॉस यहाँ पूरे 90 वाले सेशन में कॉस कैसा रहता है? पॉजिटिव। यानी कि ये 30 हो, 45 हो या 60 हो। कितना हो? 30 डिग्री, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या फिर पूरा 90 डिग्री हो। इस रीजन में हमारा जो वर्क डन है वो कैसा रहेगा? वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। क्योंकि हम मान रहे हैं कि बॉडी किधर डिस्प्लेस हो रही है, हमने कहा इधर हो रही है। ये जो एंगल देखा जाता है किस किस के बीच में देखा जाता है? फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हमारी बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही है, तो ये हमने इसके बीच में एंगल देखा। तो कब अभी तक एंगल जो है हमारे कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। तो हमारा वर्क डन भी कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है? दूसरे टर्म में अगर हमारा ये एंगल इन दोनों के बीच का, कि हमने कहा बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रही है लेकिन हम फोर्स तो यहाँ लगा रहे हैं, कितना हो गया ये? हमने कहा 120 डिग्री। अब cos 120 कितना हो जाता है? क्या होती है वैल्यू cos 120 डिग्री की? बताओ। -1/2। -1/2। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क डन, वो कैसा हो जाएगा? इस रीजन में कैसा हो जाएगा? पूरा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? वर्क पीछे नहीं, मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट बॉडी जो है मूव कर रही है। तो हम हाँ, फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी हमारी उधर जा रही है, तभी तो 120 एंगल है। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर? इधर। फोर्स कहाँ लगा रहे? इधर। पूरा एंगल कितना? 120। तो हमने हमारा फोर्स के जो कॉम्पोनेंट है वो तो इधर काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस उधर हो रही है, तो वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। सही है? तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस ये भी दर्शाता है कि सिस्टम काम कर रहा है या हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ठीक है? इसके अलावा एक और टर्म आती है जो बहुत पॉपुलर भी है, जिसमें कहते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और वर्क डन के बीच का एंगल 90 हो जाए तो cos 90 तो हमारा कैसा होता है? 0। cos 90 कैसा होता है? 0। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ
सही है। एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका आगे की तरफ, तो कितना एंगल ये 90 डिग्री। तो हमने कहा वर्क डन कितना हो गया F इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 हमारा कितना हो गया 0, तो W भी कैसा हो गया 0, तो हम ये कहेंगे 0 वर्क डन हो गया ये तो। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैसा हो जाए 90। ये हम कहने लगे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स परपेंडिकुलर काम कर रहा हो। तो इस पर एक एग्जांपल लिया जाता है जो बहुत पॉपुलर भी है। उसमें क्या है कि जब कुली सामान उठा के आगे चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 है। 0 क्यों? उसने सामान ऊपर उठाया तो फोर्स किधर लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन कुली मूव किधर कर रहा है सामने की तरफ, यानी सामान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे हो रहा है और फोर्स लगा रखा है ऊपर। तो जो नेट वर्क डन बाय कुली है वो कैसा है 0। फिर तो उसे पैसे नहीं मिलने चाहिए। सही है। कोई काम किया कुली ने? नहीं किया। पर क्या एक्चुअल में वो काम कर रहा है? कर रहा है। एक्चुअल में वो काम कर रहा है। अब क्या काम कर रहा है उसको देखो। यहाँ जो वो वर्क डन कर रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा है। यहाँ जो वर्क डन कर रहा है वो कैसा कर रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहाँ वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो सामान को लेके कितनी दूर चल रहा है, यहाँ वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितना ज़्यादा वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रखा है। जैसे अगर 1 किलो का एक ब्लॉक है, सपोज करो 10 किलो का एक ब्लॉक है, या कोई सूटकेस है जिसका वेट 10 किलो है, वो उसने ऊपर उठा रखा है इस तरह से, ठीक है, और उसको लेके वो 15 मिनट तक खड़ा हुआ है, या फिर उसको लेके वो 15 मिनट तक चल रहा है एक सेम लेवल के फ्लोर पे। यहाँ हम जीना या कोई सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की बात नहीं कर रहे हैं, सेम लेवल के फ्लोर पे चलने की बात कर रहे हैं। या तो वो 15 मिनट तक उस 10 किलो के ब्लॉक को सिर पे रख के सीधा 15 मिनट तक चल रहा है, या 15 मिनट लेके खड़ा हुआ है। दोनों केस में जो वर्क है उसका वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ में आया? अब आप हो गए इसमें टाइम का तो कोई यूज़ ही नहीं है। इस टाइम का यूज़ हमने एक्चुअली पावर कंजप्शन के लिए किया है, क्योंकि ये एक्चुअल प्रैक्टिस है। रियल में क्या है कि 10 किलो के वेट को उठाने के लिए जितना उसको एनर्जी या जितना फोर्स लगाना पड़ता है वही, और कितनी हाइट तक वो उसको लेके जा रहा है, यही उसका अगेंस्ट द ग्रेविटी का वर्क डन है। और इसी चीज़ के लिए हमें हैवी पड़ता है। मान के चलो 10 की जगह अगर हमसे 50 किलो कर दें तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। सही है। तो यहाँ है क्या प्रॉब्लम कि ब्लॉक को जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी कैरी करें, देखो नॉर्मल अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो तो 0 है, उसमें हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो वर्क डन निकलता है वो कैसे निकल रहा है कि इस ब्लॉक को हमने इस लेवल से h हाइट तक ऊपर लिफ्ट किया। कितनी हाइट तक किया? तो क्योंकि इस बॉडी का वेट नीचे काम करता है mg, तो हमें फोर्स भी ऊपर इतना ही लगाना पड़ेगा। कितना? mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहे हैं? h। तो यहाँ जो वर्क डन हुआ W वो कितना हो गया? फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, यानी W इज इक्वल टू कितना हो गया? इतना वर्क उसने किया। और यही होती है पोटेंशियल एनर्जी भी, क्योंकि ये जो वर्क है जो उसने किया ये इस बॉडी में स्टोर हो गया। समझ में आया? एनर्जी की फॉर्म में। यही होती है पोटेंशियल और इसीलिए हम बोल भी देते हैं कि एनर्जी और वर्क कैसा है? सेम है। एनर्जी और वर्क अलग अलग नहीं है, एनर्जी और वर्क सेम है। दोनों की यूनिट भी सेम है, दोनों की डायमेंशन भी सेम है। ठीक है। तो ये 0 वर्क डन के पीछे का साइंस ये है जब इस तरह से होता है। ठीक है। अदरवाइज इस हिसाब से तो मज़दूर लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो ग्राफ की अगर हम बात करें
तो ग्राफ हम बनाएंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इधर हमारा ये क्या है, फोर्स न्यूटन, और इधर हमारा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तो हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज करो एक वेरिएबल फोर्स इस तरह का है जो समय के साथ या तो बढ़ रहा है या घट सकता है, कुछ भी, ये इस तरह। तो ये फोर्स है और इधर की तरफ ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ इससे नेट हमारा वर्क कितना हुआ उसकी बात करते हैं। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ये देखते हैं कि क्वांटिटी किस तरह के रिलेशन में है। तो W इज इक्वल टू हमें बताता है फोर्स इंटू, तो मल्टीप्लाई है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, मल्टीप्लाई। तो यानी इस लाइन के नीचे का क्या निकालेंगे, एरिया। जहाँ मल्टीप्लाई हो जाए एरिया निकालो, जहाँ डिवीज़न हो जाए वहाँ एंगल निकालो। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो अब हम इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकालें, तो हमने इसको एक छोटे छोटे सेक्शन में बांट दिया। इस तरह से छोटे सेक्शन में हमने इसको बांट दिया। तो हमने कहा ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, जैसे AX और BX मान लो। अब हम इसमें वो सेगमेंट लेंगे जहाँ तक हमारा फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे हमने इसको dx डिस्प्लेसमेंट माना, क्या माना, dx डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स हमारा क्या है, F। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो हमने कहा फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, अंडर द will give the value of नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। अब हम कंप्लीट तो एक साथ नहीं निकाल सकते, पहले हम इस छोटे वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे। तो हमारा ये वर्क डन क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन dw फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आएगा, फोर्स कितना हमारा F इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है dx। तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन आया। अब कंप्लीट के लिए हम इसे ax से bx तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax टू bx, क्या हो जाएगा, f डॉट dx। सही है। या फिर आप इसको सीधा सीधा यहाँ भी लिख देते हो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट सॉरी f डॉट dx कंप्लीट एरिया फॉर कंप्लीट एरिया। क्लियर है, समझ में आया। इसको अभी इस तरह से मत देख कि ये वहाँ से क्या लेना देना, जब क्वेश्चन होते हैं तब समझ में आ जाती है इन चीज़ें। समझ में आ गया। तो कभी भी अगर कोई ग्राफ दिया है, जैसे मान के चलो ये तो इस तरह का ग्राफ हो गया, सिंपलिस्टिक ग्राफ की हम बात करते हैं। ये इधर फोर्स दे दिया आपको, इधर ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और आपको ये इस तरह का ग्राफ दे दिया मान के चलो, और कहा नेट वर्क डन निकालो। तो इसको पढ़ के आप नीचे का एरिया ही तो कैलकुलेट करना है, बस तो सीधा हो जाएगा। समझ में आया। नहीं, इसके लिए इंटीग्रेशन नहीं करना, लेकिन जहाँ वेरिएबल टर्म हो। अब इसके नीचे का तुम कैसे निकालोगे, यहाँ तो सिंपल शेप दिख रही थी, दो ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। समझ में आया। डायरेक्ट कैसे करेगा, होता क्या फॉर्मूला लगेगा, एक का निकाल के फिर हाँ, पर ये सारे सेम साइज़ के नहीं है क्योंकि, इसलिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है। एक्चुअली इसमें फॉर्म दी होती हैं, जैसे कोई फंक्शन दे दिया कि फोर्स का भी एक फंक्शन दे दिया कि फोर्स लग रहा है हमारा f sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट हमारा dx हुआ। अब हमें इंटीग्रेट करना है। समझ में आ गया। तब ये इंटीग्रेशनल वाली टर्म जो है चलती हैं हमारे। तो क्लियर है। ये क्या है, फोर्स वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये क्या था हमारा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो ये हमारा वर्क डन के बारे में था। तो हमने एक और चीज़ सीखी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन। तो इसे शॉर्ट में लिख देते हैं पॉजिटिव वर्क डन। कब होगा, व्हेन थीटा कैसा हो हमारा, एक्यूट। सही है, कैसा हो, एक्यूट एंगल, 0 से लेके 90 के बीच में।
अच्छा, तब हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैसा है, जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है, क्या बात करिए, ठीक है, फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन व्हेन थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल कैसा होगा, यानी कि 90 से लेके 180 के बीच में, ठीक, ऑब्ट्यूस वाली उसमें चला जाए। वैसे एक्चुअली वो इस वाले पूरे यानी कि -x डायरेक्शन में सब नेगेटिव ही होगा, ठीक, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है, बॉडी को जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, जब हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो उस पर एक्सेलरेशन किस तरफ, यानी फोर्स किधर काम कर रहा है, ग्रेविटी का, नीचे की तरफ, लेकिन बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क डन। दूसरा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पहले ही दिया था, जब हमारा फ्रिक्शन काम करता है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगता है मोशन के, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी एक नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय या दूसरा लिख लो, बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। और तीसरा हमारा था जीरो वर्क डन। तीसरा क्या था, जीरो वर्क डन कब, व्हेन थीटा कितना हो जाए हमारा 90 डिग्री या 270 भी हो जाए तब भी जीरो वर्क डन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय कुली, ठीक है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ हम छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, अ बॉडी is under the force F vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap displaced at a point d vector is equal to 5i cap plus 6j cap plus 2k cap. Find the net work done. Find the net work done. ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।